नमस्कार, मैं दिशांत श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। अब तक आपने सुने चीखती हवेली के कितने राज कहानी के 9 भाग। चलिए अब सुनते हैं इस कहानी का 10वां भाग। ये वो समय था जब सोमबाबू की हवेली में सोमबाबू और मालिनी की बातचीत चल रही थी। आखिर पूजा दीदी ने आत्महत्या क्यों की? मालिनी, मुझे नहीं लगता कि यह आत्महत्या थी। जरूर किसी ने मेरी पत्नी को मारा है, पर कौन हो सकता है अब ये तो नहीं पता। पर जो भी हुआ गलत हुआ। मेरे सभी बच्चे मुझ पर शक कर रहे हैं। सोम बाबू मायूस होकर बोले। आज मैं उनकी नज़रों में ही गिर गया हूँ। धैर्य रखो सोम, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस ने अपना काम किया। पूजा की मौत को आत्महत्या करार दे दिया गया, पर सभी को पता था कि आत्महत्या नहीं थी। ये सोची समझी साजिश थी, पर इस हत्या के पीछे कौन था ये पता कौन लगाए। नव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालिनी ने जब नव्या को पूजा के कमरे में देखा तो बोली। अच्छा, तो आप ये तय करेंगी? नव्या चिढ़कर बोली। अब आप हमें हमारी माँ के कमरे में भी जाने से रोकेंगी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मालिनी बोली। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेटे बोलने की? नव्या के चेहरे पर क्रोध साफ दिख रहा था। आग बबूला हो जा रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। तुमने आते ही मेरी माँ को खा लिया और अब इस घर में दखलंदाजी कर रही हो। तभी सोमबाबू के 2 लड़के भी आ गए और बहन का साथ देने लगे। अब मालिनी अकेली सिर्फ बचाव कर रही थी और तीनों भाई बहन एक साथ उस पर बरस रहे थे। तीनों बच्चों का गुस्सा लाजमी था। मालिनी जिस जगह से आई और जिस स्थिति में आई, उस समय हुई वारदात सभी के दिलों में गहरा प्रभाव छोड़े हुए थी और सभी लोग मालिनी को दोष दे रहे थे। बहुत से लोगों का तो ये मानना था कि घर में सौतन को देखकर पूजा से रहा न गया और उसने आत्महत्या कर ली, और बहुत से लोग ये समझते थे कि मालिनी को रखने के चक्कर में सोमबाबू ने अपनी पत्नी को मार डाला। मालिनी बस उन बच्चों को माँ की कमी महसूस न हो इस वजह से अपना रही थी। उसके चेहरे पर ममता थी, उसके दिल में किसी के लिए खोट नहीं था, पर बच्चे आग बबूला हुए जा रहे थे। अब बस करो बच्चों, मैं आपकी मम्मी के मरने की वजह नहीं हूँ। मुझे दुख है कि मेरे आते ही वो हमारे बीच से चली गई। चुप रहे कुतिया तू, नव्या ने मालिनी को गाली दी, और उसी समय सोमबाबू वहाँ आ चुके थे। उन्होंने गुस्से में आकर नव्या को एक तमाचा मारा। पूरा कमरा गूंज उठा। नव्या धड़ाम से फर्श पर गिरी और उसकी आंखों से आंसू आ गए। पापा, आपने ये अच्छा नहीं किया, क्रोधित होते हुए उसका सबसे बड़ा लड़का बोला। इस नाचने वाली के लिए आपने नव्या को मारा? तभी वहाँ कल्पू आ गया और मामले को शांत करने लगा। कल्पू खींचकर बच्चों को वहाँ से उनके कमरे में ले गया। सभी बच्चे अपने कमरे में गुमसुम बैठे थे और कल्पू उन्हें समझा रहा था। काका, इसमें हमारी क्या गलती? पापा को क्या ज़रूरत थी शादी करने की? और यदि शादी ही की तो उसी दिन करनी ज़रूरी थी। क्या उसी दिन ज़रूरी था मालिनी को लाना? कल्पू शांत बैठा था। बताओ ना काका, आपको तो सब पता है। आप बताओ कि क्या ज़रूरत थी? ऐसी कौन सी बात थी जो पापा रातों रात उसे ले आए और अपनी की शादी की सालगिरह के दिन ही दूसरी शादी करके आ गए? कल्पू कुछ पल शांत रहा और फिर बोला। ठीक है, तुम सभी बड़े हो गए हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपने पिता के बारे में जान लेना ज़रूरी है, और उन्होंने मालिनी से शादी क्यों की ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। चारों भाई बहन बहुत ही जल्दबाजी में सब कुछ जान लेना चाहते थे। कल्पू ने कहना शुरू किया। मैं भी एक कोने में बैठ गया और सुनने लगा कि आखिर माजरा क्या है। ये हवेली की राज की बात कहाँ से कहाँ जा रही थी। बात उस समय की है जब सोमबाबू यानी आपके पिताजी की शादी नहीं हुई थी। जो चावल मिल अभी आपका है वो कभी मालिनी के पिताजी का हुआ करता था, और सोमबाबू उस चावल के मिल में सिर्फ एक मैनेजर थे। एक समय ऐसा आया जब मालिनी के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हुई, और उस समय मालिनी सिर्फ 10 साल की थी। उसके पिताजी ने एक वसीयत बनवाई। उस वसीयत में यह हवेली भी थी
और बहुत सारे धन और दौलत। वसीयत में जब तक मालनी बड़ी नहीं हो जाती उसकी देख रेख की जिम्मेदारी सोम बाबू पर थी। हवेली सोम बाबू के नाम पर कर दी गई और वसीयत के साथ साथ एक कागज़ और तैयार हुआ कि जब मालनी बड़ी हो जाएगी तो सोम बाबू उससे शादी करेंगे। सोम बाबू ने उस समय हाँ कर दी क्योंकि उन्हें उसके बाद मालनी की सभी जायदाद का मालिकाना हक मिलने वाला था। उन्होंने वसीयत पर हस्ताक्षर कर दिए। मालनी को उसी उम्र में यह बता दिया गया था कि सोम ही तुम्हारा पति होगा और मालनी के बड़े होने का इंतज़ार करने लगे। मालनी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया और घर को, मिल को पूरी जिम्मेदारी सोम बाबू ने ले ली। मालनी के लिए उन्होंने नौकर रखे और खुद हमेशा देख रेख करते रहे। एक समय ऐसा आया जब आपके दादाजी की जिद की वजह से सोम बाबू को आपकी माँ से शादी करनी पड़ी। सोम बाबू ने उस शादी के बारे में मालनी को कुछ नहीं बताया और फिर तुम दोनों पैदा हुए। कल्पू ने बड़े बेटे और नव्या की तरफ इशारा किया। समय ने करवट बदला और मालनी जब 18 साल की हुई तो उसने सामने से सोम बाबू से शादी के लिए कहा। सोम बाबू उस समय थोड़ा हिचकिचा गए, पर मालनी ने बताया कि वो सब जानती है, फिर भी शादी करेगी। मैं इस घर में नहीं रहूँगी, मैं अलग रह लूँगी। सोम बाबू की आंखों में आंसू आ गए। मालनी के त्याग ने उन्हें इंसानियत का एक सबक सिखाया। मालनी इस हवेली से चली गई और सोम बाबू ने आप सभी को पूजा मैडम के साथ यहाँ बुलवा लिया। सोम बाबू ने मालनी के लिए एक अलग घर लेना चाहा तो मालनी ने मना कर दिया और एक किराए के मकान में रहने लगी। सोम बाबू सप्ताह में एक दिन मालनी के पास रहते थे। मालनी सोम बाबू के प्यार में इतनी लिप्त थी कि उसने बच्चे के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि उसके 2 बच्चे पहले से ही हैं। अब मालनी के पास कुछ भी ऐसा नहीं था। सोम बाबू का दिन सप्ताह से बढ़कर महीना होने लगा और फिर महीने के बाद 2 महीना। सोम बाबू घर और मिल में व्यस्त हो गए और उन्हें मालनी का ख्याल ही न रहा। मालनी को पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी। मालनी इतनी खुददार थी कि अपने ही पैसे को मांगना उचित नहीं समझती थी। उसकी मजबूरी ने उसे कब बार में ले जाकर छोड़ दिया उसे भी पता न चला। मालनी बार में डांस करने लगी और उन पैसों से वो शराब पीने लगी। मालनी टूट चुकी थी। जब एक दिन सोम बाबू उसे ढूंढते हुए बार में आए तो उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले गए। अब बस मालनी, तुम अब और परेशानी नहीं उठाओगी। सोम बाबू की आंखों में आंसू थे। मैं परिवार की वजह से चुप था, परंतु अब नहीं। अब मैं दोनों परिवारों का बोझ उठाऊंगा और तुमसे शादी करके न्याय दिलाऊंगा। तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाऊंगा। मालनी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोम बाबू से लिपट कर रोने लगी। सोम बाबू, क्या यह ठीक रहेगा? हाँ मालनी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं गलत था। मुझे बहुत पहले ही समाज को ये बता देना चाहिए था कि तुम भी मेरी पत्नी हो। मैंने वादा किया था तुम्हारे पिताजी से, पर तुम भी मुझे अपना पति मानती हो। तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी शान और शौकत मेरे नाम कर दी और मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। बच्चे बड़े थे, समझदार थे, इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए अपने पिता और मालनी की बातों को सुनकर। लेकिन उनकी माँ मरी भी तो थी मालनी की वजह से, इसलिए कहीं ना कहीं मन में क्रोध था। कुछ और महीने ऐसा ही चलता रहा। कल्पू ने बताना शुरू करा। एक दिन सोम बाबू जिद करने लगे कि अब चलो मंदिर और शादी करके घर चलते हैं। फिर ये दिन आ गया। आज जो मंदिर के नीचे बॉक्स में लाखों के जेवर पड़े हैं वो सभी मालनी के हैं, पर मालनी ने कभी उन पर अपना हक नहीं जताया। उसने सोम बाबू को ज़बरदस्ती सब कुछ दे दिया। बदले में सिर्फ उसे पति का प्यार चाहिए था। और सोम बाबू ने सालगिरह के दिन ही शादी करके मालनी को लेकर आ गए। उसके 2 दिन पहले ही उन्होंने आपकी माँ पूजा को सब कुछ बता दिया था। काका, ये सब ठीक है, चलो मैंने मान लिया। तो मम्मी को किसने और क्यों मारा? बेटा, पूजा मैडम ने आत्महत्या की थी, ये पुलिस ने भी जांच में बताया है। नहीं काका, मैं नहीं मान सकती। नव्या खड़ी होकर बोली। मैं इसकी तह तक जाऊंगी। मैं पर्दाफाश करूंगी आखिर मेरी माँ को किसने मारा। नव्या, बस कर अब यार, बड़ा भाई बोला।
माँ ने मालिनी की वजह से आत्महत्या कर ली। पापा को सब कुछ पहले से बताना चाहिए था। यहाँ गलती पापा की थी, ना कि मालिनी माँ की। भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? नव्या चौंकी। मालिनी माँ? तुम नहीं समझोगी नव्या। एक बार उस लड़की से देवी बनी उस औरत के बारे में सोचो, जिसने अथाह धन दौलत के बावजूद भी कभी किसी धन का मोह ना किया और हमारी खुशी के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया। नव्या अभी भी चुप थी। भैया सही तो बोल रहे हैं दीदी। छोटे भाई ने बड़े भाई का समर्थन किया। तुम सभी पागल हो गए हो। उसकी कहानी को सुनकर भूल गए कि हमारी माँ का कत्ल हुआ है। नव्या, तुम भूल रही हो और तुम अभी होश में नहीं, बड़े भाई ने कहा। असलियत में जियो और एक बार मालिनी माँ को मौका दो। मुझे भी मेरी माँ से प्यार था और उसके लिए मैं सब कुछ हार जाऊँ। माँ ने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, इसमें मालिनी माँ का कोई दोष नहीं। ठीक है भाई, यदि तुम लोग भी उस चुड़ैल के चक्कर में पड़ना चाहते हो तो पढ़ो, पर मैं नहीं। इतना कहकर नव्या गुस्से से बाहर निकल गई। कौन है वहाँ? कौन? धड़ाम। मालिनी जोर से चीखी। जब तक मालिनी खुद को उससे बचा पाती, तब तक उसके सिर पर किसी भारी भरकम वस्तु के गिरने से वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर गई। सोम बाबू उसके बगल वाले कमरे में ही थे। जब तक वो दौड़कर आते, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ मालिनी थी और वो ज़मीन पर गिरकर तड़प रही थी। उसके सिर से तेज गति से भल-भल करके खून बहने लगा था। सोम बाबू चिल्लाए, कल्पू, कल्पू। आवाज़ सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो गए। कल्पू, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मालिनी, मालिनी, आंखें खोलो। माँ, आंखें खोलो, बड़े बेटे अमन ने आवाज़ दी। माँ शब्द सुनकर मालिनी को बहुत अच्छा लगा, पर वो अपनी आंखों को बंद होने से ना रोक पाई। एक दिन पूरा हॉस्पिटल में रहने के बाद मालिनी घर आई। फिर शुरू हुई कहानी। आखिर ऐसा कौन है जो मालिनी को मारना चाहता है? मालिनी ने सोम बाबू को शांत किया और बोली, मेरे बेटे मुझे मिले हैं, अब और कोई बात नहीं। सोम बाबू फिर भी शांत न थे। उन्होंने नव्या को आवाज़ लगाई। नव्या, कहाँ थी तुम? कहीं भी रहूं, आपसे मतलब? नव्या ने सोम बाबू को मुंह पर जवाब दे दिया। उन्हें इस जवाब की आशा नहीं थी। नव्या, ये सब क्या है? पापा से जुबान लड़ा रही हो? एक बार भी मालिनी माँ को देखने तक नहीं आई? क्या? मालिनी माँ की रट लगा रखी है। ये माँ नहीं, ये हत्यारे ने मेरी माँ की। नव्या, जोर से सोम बाबू चिल्लाए, तुम जाओ यहाँ से, मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं सोम, मालिनी बोली, ऐसा अब भूल कर भी मत करना। नव्या बच्ची है, उसे थोड़ा समय लगेगा। और नव्या वहाँ से निकल गई। उसके पीछे छोटा भाई भी निकला। अरे दीदी, रुको तो। आप चिंता मत करो पापा, अमन बोला, मैं नव्या को समझा दूंगा। और माँ, आप भी आराम करो। आपकी ज़िंदगी में अब कोई बखेड़ा नहीं होगा। ये आपके बड़े बेटे का वादा है। मालिनी की आंखों में आंसू थे। सोम बाबू को समझ नहीं आया कि कैसे उनका बेटा इतना समझदार हो गया। वो एक बार कल्पू की तरफ देखा तो कल्पू ने इशारों में मुस्कुरा कर उन्हें बताया, बच्चे अब बड़े हो गए। पर क्या इतना जल्दी सब कुछ संभव था? मालिनी पर जानलेवा हमला किसने किया? अमन का मालिनी के प्रति लगाव, पूजा की हत्या या आत्महत्या? हवेली का राज। इन सभी सवालों का जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।